नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हमारा आज का टॉपिक है मध्य पाषाण। नाम से पता चलता है मध्य पाषाण, अर्थात ये पाषाण काल के बीच का काल है। जैसे हम बात करते हैं पूर्व पाषाण है, मध्य पाषाण और नव पाषाण है, और ये सबसे लास्ट वाला है। ये सबसे बीच वाला है ये, जो कि नव पाषाण और पूर्व पाषाण काल के बीच का है। और हम बात करते हैं, जब हम बात करते हैं पूर्व पाषाण काल की बात करते हैं तो उसको तो हमने 3 भागों में विभाजित किया है। जिसे हमने निम्न पूर्व पाषाण काल में किया है, मध्य पूर्व पाषाण काल में विभाजित किया है, और एक लास्ट जो है वो उच्च पूर्व पाषाण काल में किया। वहां तक आप लोगों ने अच्छी तरह समझ लिया होगा, ठीक है ना, और घर पर रिवीजन भी किया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं हमारा है मध्य पाषाण काल। सबसे पहले तो हम थोड़ा ये जानते हैं जो ये मध्य पाषाण काल है ये बहुत अलग है। और इस मध्य पाषाण काल की जब हम बात करते हैं, इसमें क्या क्या परिवर्तन हमें देखने के लिए मिलते हैं, थोड़ा तो हम इसके बारे में जानते हैं। हम जब बात करते हैं इस समय जो औजार जो बनाए जाते हैं वो छोटे पत्थरों के बनाए जाते हैं। चंद्रकार बनाए जाते हैं, चांद के आकार वाले बनाए जाते हैं। अर्ध चंद्रकार बनाए जाते हैं, त्रिभुजाकार बनाए जाते हैं। छोटे छोटे पत्थरों के डिजाइन वाले औजार बनाए जाते हैं। दूसरी बात यह है, इस समय एक परिवर्तन देखने के लिए बहुत ज्यादा मिलता है, और वो परिवर्तन मिलता है देखने के लिए हमें, इस समय मानव ने स्थायी निवास कर दिया, अर्थात एक जगह पर मानव रहने लग गया। ये बहुत बड़ा परिवर्तन हमें देखने के लिए, अभी तक स्थायी रूप से नहीं रहता था। अभी तक जो मानव था वो घुमंतु था, आज यहाँ पर है कल दूसरी जगह, अभी तक वो स्थायी रूप से नहीं रहता था। तो अब जो मानव है वो स्थायी रूप से एक जगह पर रहने लग गया, ठीक है ना, बहुत बड़ा परिवर्तन। इसकी जानकारी जो हमें मिलती है राजस्थान के बागोर से प्राप्त होती है। जब राजस्थान कंपटीशन की भी जब हम बात करते हैं तो उसमें भी ये पूछ लिया जाता है कि जो बागोर है वो कौन से काल से संबंधित है। बागोर जो है वो मध्य पाषाण काल से संबंधित है। कहाँ पर स्थित है? भीलवाड़ा में स्थित है। और कौन सी नदी पर स्थित है? कोठारी नदी पर स्थित है। इसके बाद हम बात करते हैं, ये तो हो गई हमारी यहाँ की बात हो गई बागोर की, ठीक है। एक स्थल और है मध्य पाषाण काल का, वो स्थल है आदमगढ़ है। आदमगढ़ जो है मध्य पाषाण काल में। अब हम बात करते हैं, मानव ने स्थायी रूप से इस समय रहना प्रारंभ किया, और इसी समय मानव ने क्या करना प्रारंभ किया? पशुपालन करना प्रारंभ। अब एक जगह रहने लग गया और पशुओं को उसने पालना प्रारंभ कर दिया, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, अब एक बात ये थी कि पशुओं को क्यों पाला गया होगा। भाई मध्य पाषाण काल की जब हम बात करते हैं तो पशुओं को क्यों पाला गया होगा, इस पीछे वजह क्या रहेगी? किसके लिए पाला गया होगा? दूध के लिए पाला गया होगा या मांस के लिए पाला गया होगा? हम जब राम शरण शर्मा की बात करते हैं, RS शर्मा की, RS शर्मा ये बात कहते हैं पशुपालन इसलिए किया गया था, मांस के लिए किया गया था, क्योंकि पहला जो आदि मानव था वो मांस खाया करता था, तो मांस के लिए पशुपालन किया गया था। और पहला जो आदि मानव था वो ये मानता था जो पशुओं का जो दूध होता है वो पशुओं के बच्चों के लिए होता है, तो ये वो मानता था। तो पशुपालन जो किया गया है वो केवल मांस के लिए किया गया है। कल को पूछ भी लिया जाए कि भाई पशुपालन कब किया जाता है? मध्य पाषाण काल में किया। किसके लिए किया जाता है? मांस के लिए किया जाता है, ठीक है, क्लियर हो जाता है हमारे यहाँ पर। इसके बाद हम बात करते हैं, अगली बात यह है, हम जब बात करते हैं इस समय की, तो इस समय मानव ने कंकालों, मानव ने अस्थियों को, मानव ने मृत्यु के बाद दफनाना प्रारंभ इस समय किया। जैसे पहले क्या होती थी, मृत्यु होती थी तो उसको दफनाने की हमें साक्ष्य प्राप्त नहीं होती। जो मानव अस्थि पंजर, मानव कंकाल, मानव की जो हड्डियां प्राप्त होती हैं वह मध्य पाषाण की प्राप्त होती। तो इस समय मानव ने दफनाना प्रारंभ कर दिया था। तो काफी सुधार हमें धीरे धीरे इसमें देखने के लिए मिलते हैं, ठीक। और इस काल को जो कहा जाता है एक संक्रमण काल कहा जाता है। इसमें बड़ा एक परिवर्तन भी हमें देखने के लिए मिलता है। जो पहली जो व्यवस्थाएं जो चली आ रही थी उन व्यवस्थाओं से अलग यहाँ पर हमें व्यवस्था देखने के लिए मिलती है।
मध्य पाषाण काल में, पूरी व्यवस्थाएं अलग है इस समय। तो ये है हमारा मध्य पाषाण काल। इसमें कुछ जो है ये एक उदाहरण जो है बड़े अलग अलग उदाहरण हैं जो पहले से अलग है। दूसरी बात ये है, आपकी परीक्षाओं में आपसे ये पूछा जाता है जो चीज़ें पहले जो जो चीज़ें अलग होती है, जो डिफरेंट होती है, तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें अलग है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट तो दो हो गए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। तीसरा, दफनाना प्रारंभ कर दिया। चौथा, छोटे छोटे से पत्थर के औजार काम मिले। अब मानव ने एक जगह पर रहना प्रारंभ कर दिया। हम बात करते हैं, मानव ने स्थायी निवास प्रारंभ कर दिया। स्थायी निवास, स्थायी निवास। और मानव ने क्या प्रारंभ कर दिया, मानव ने पशुपालन प्रारंभ कर दिया, पशुपालन। और हमारी मूलभूत आवश्यकताओं में एक तो घर होता है, और एक क्या होता है, घर होता है, और एक मुख्यतः अनाज होता है। अब इन्होंने पशुपालन तो कर दिया है, घर भी बनाना प्रारंभ कर दिया है। अब इनके पास एक चीज की कमी है, वो है किसकी, खेती की, कृषि की कमी। लेकिन जब हम देखते हैं, पहले तो हम ये मानते थे जो कृषि की जो शुरुआत होती है वो मूलतः नवपाषाण काल में मानते थे, महरगढ़ से। लेकिन आजकल नए साक्ष्यों के आधार पर यह माना जाता है खेती की जानकारी भी मध्य पाषाण काल से प्रारंभ हो जाती है। और मध्य पाषाण काल का एक स्थल है लहुरा देव, जो संत कबीर नगर जिले यूपी में स्थित है। लहुरा देव, जो ये लहुरा देव है 8 से 9000 ईसा पूर्व का स्थल है। तो वहां से हमें खेती की जानकारी मिलती है। तो एक जो परंपरा जो चली आ रही थी, खेती नवपाषाण काल में प्रारंभ होती है, अब वो परंपरा टूटती हुई नजर आ रही है। अब जो खेती है वो नवपाषाण काल में नहीं, उसे अब हम लहुरा देव के आधार पर मध्य पाषाण काल में टेक देते हैं। क्यों? क्योंकि जो महरगढ़ है वो 7000 ईसा पूर्व का है। 7000 ईसा पूर्व, ईसा मसीह से 7000 साल पहले का है। लेकिन जब हम लहुरा देव की बात करते हैं, वो ईसा मसीह से 8 से 9000 साल पहले का है। तो पुराना कौन सा हुआ? लहुरा देव। और काफी बार आपसे क्या पूछा जा सकता है, आपसे सीधे प्रश्न ऐसे भी पूछे जा सकते हैं, लहुरा देव कौन से काल से संबंधित है? मध्य पाषाण। बागोर है, आदमगढ़ है, कौन से काल से संबंधित है? तो ऐसे प्रश्न भी हमें देखने के लिए बहुत ज्यादा मिलेंगे, जो सीधे ही आपसे पूछ लिए जाते हैं। काफी बार तो आपसे स्थलों का ही पूछ लिया जाता है, कौन सा स्थल कहाँ पर स्थित, ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है। और काफी बार इन परिवर्तनों के बारे में पूछ लिया जाता है। कथन आपके पास दे रखा है, कथन आपके पास दे रखा है, मध्य पाषाण, कथन है मध्य पाषाण काल के लोगों ने स्थायी निवास और कृषि करना, स्थायी निवास और पशुपालन करना प्रारंभ कर दिया था। अब कारण है, मध्य पाषाण काल में ये बहुत बड़ा परिवर्तन के रूप में देखा जाता है। तो हमारे कथन और कारण दोनों सही है। तो इस तरीके से प्रश्न भी आपके पास आ जाता है। तो आजकल चीजें आपके पास काफी है। जैसे कथन है, हम बात करते हैं मध्य पाषाण काल का स्थल बागोर राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी पर स्थित है। कारण है, बागोर स्थल से स्थायी निवास और पशुपालन की जानकारी प्राप्त होती है। तो कथन और कारण दोनों सही है। तो आपसे चीजें कैसी भी आपसे पूछी जा सकती है, बस इन चीजों को समझना। और दूसरी बात यह है, देखो अभी तो हम भी ये नहीं कह सकते कि क्या है क्या नहीं है, जब तक चीजें हमारे सामने नहीं आ जाती, जब तक हमें चीजों का पता नहीं चलता है। जैसे जैसे चीजें सामने आती हैं तो उसके बाद हमें चीजों को बहुत अच्छा तरह पता चल जाता है। और आप लोग थोड़ा सा जो ये फूट रहा है, इसको भी थोड़ा सा आप हैंडल करेंगे। जैसे आपको मध्य पाषाण, तो ये मध्यकाल जो है, भारत का मध्यकाल जो है, सल्तनत और मुगल काल है, थोड़ा इसको भी आप कवर करें। जो
जो छोटी कमियां हैं उनको आप सुधार करें, क्योंकि आपके पास अभी टाइम है। तो ये मैं पूरी तरह दावे के साथ कह सकता हूँ, आपकी 80% पेपर आपका कहीं बाहर नहीं जाएगा अपना पढ़ाई होने से। थोड़ा सा आप इसको कवर करो, बहुत अच्छा ये चांस है, क्योंकि अभी बहुत से स्टूडेंटों ने अभी पढ़ाई चालू नहीं की। आपके लिए बेनिफिट एक बात बताऊँ, पढ़ाई अभी चालू नहीं की स्टूडेंट, हमारे स्टूडेंटों ने भी पढ़ाई चालू नहीं की, इसलिए मैं आपके लिए बोल रहा हूँ सबसे अच्छा है आपके पास ये चांस। बहुत से स्टूडेंट तो अभी घर भी गए हैं, और अभी वो रूटीन बन नहीं पाया है पढ़ाई का। और बात ये है कंपटीशन की, एक खासियत आप लोगों के लिए मैं बता दूं, कंपटीशन एक ऐसी चीज़ है, ये कंटिन्यूटी मांगता है। जब तक आप अपने मुकाम पर ना पहुंच जाएं, जब तक आपको तैयारी करती रहनी पड़ती है। ये बात आप हमेशा याद रखें। कंपटीशन की लाइन में आराम चीज नहीं है, जब तक आप अपने मुकाम पर ना पहुंच जाए, जब तक आपको क्रमबद्ध तरीके से चलता रहना पड़ता है। बहुत से बड़े स्पीड से चल रहे हैं, बहुत से धीरे धीरे चल रहे हैं। स्पीड से चलने वाला ब्रेक लेता है, एक दो दिन की छुट्टियां ले लेता है, पढ़ाई में ब्रेक ले लेता है। और जो धीरे धीरे चल रहा है वो क्रमबद्ध तरीके से चल रहा है, तो जीतेगा क्रमबद्ध तरीके से जीतेगा, ये याद रखना। सबसे बड़ी बात है क्रमबद्ध तरीके से चलना जरूरी है, और वही जीतता है जो क्रमबद्ध तरीके से चलता है। इसलिए आप लोग, बहुत अच्छा है, आपके पास बहुत अच्छा चांस है। और दूसरी बात ये, इतना टाइम है आप लोगों के पास अगस्त वाले के लिए, आप पूरे को एक दो बार तो रिवीजन आप पूरे वो अच्छी तरह कर सकते हो। और दूसरी बात है, आप अगस्त के लास्ट तक, हमारा मानो आप हिस्ट्री का कंप्लीट हो जाएगा पेपर, इसके बाद हम बात करते हैं, फिर सितंबर चालू हो जाएगा, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, फिर आपके थोड़े टाइम बाद फिर आपका फिर एग्जाम। दिसंबर वाले में तो पूरी तरह जीआरएफ की प्लानिंग लेके चल सकते हैं आप लोग, और फिर अब आपका जो कोर्स है वो सारा आपका कोर्स कंप्लीट हो ही जाएगा, कोई झंझट है ही नहीं आपका, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट, बड़े नए स्टूडेंट जो हैं वो बड़े कंफ्यूज हैं इस बार। नए स्टूडेंटों को सबसे बड़ी समस्या आएगी इस बार, क्या आएगी, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि अगस्त वाले सितंबर वाले की तैयारी करें या दिसंबर वाले करें, सबसे बड़े कन्फ्यूजन में वो। और दूसरी बात ये है, नए स्टूडेंट जो है ना, नए स्टूडेंटों को सिस्टम इस बार थोड़ा ये भी है, जो समझदार हैं वो तो एडमिशन लेंगे, जिनके अंदर समझदारी का अभाव है वो इस चांस को भी बेकार कर देंगे, अपना दिसंबर वाले चांस, क्योंकि वो सोचेंगे यार अगस्त में भी है, फिर अगले भी है। फिर बहुत से स्टूडेंट जब अगस्त वाला जब पेपर होगा, फिर रिजल्ट आएगा सितंबर के 15-20 सितंबर के आसपास, जब रिजल्ट आएगा तो फिर रिजल्ट अगर नकारात्मक होगा, फिर सोचेंगे कि कोचिंग करें, इतने बहुत चीज़ें चला जाती है। इसलिए बहुत चीज़ें हैं जो हमें समझना है, किस अनुसार हमें चलना होता है, किस अनुसार नहीं। ये तो इसलिए आप लोग तो बस जी जान लगा दे थोड़े टाइम के लिए, सारा सिस्टम हो जाए। थोड़ा टाइम और मेहनत कर ले, ये है। अब हम बात करते हैं मध्य पाषाण। मध्य पाषाण, हम जब बात करते हैं, इस समय पशुपालन और स्थायी निवास है, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं इसका इसका समय आता है, भाई इसका जो समय है वो कितना है, इसका जो समय है मध्य पाषाण काल का वो कितना है। जब हम बात करते हैं इसके समय की बात करते हैं, तो ये मुख्यतः 10,000 से 10 या 8,000 से 4,000 BC तक ये चलता है, BC तक चलता है, BC तक चलता है। 10,000 8,000 तक माना जाता है इसका, और 4,000 BC तक इसका समय चलता है। ये इसका समय है, ठीक है। अगला है, हम बात करते हैं मध्य पाषाण पाषाण काल को संक्रमण काल कहा जाता है। इस समय इस समय
मानव ने स्थायी निवास और पशुपालन करना प्रारंभ कर दिया। व्यक्ति को दफनाना इसी समय प्रारंभ किया। हम जब दफनाने की जब बात करते हैं तो इसी समय व्यक्ति को दफनाना प्रारंभ किया जाता है। तो ये हमारे मोटे मोटे से सबसे अलग जो चीजें हैं वो ये, व्यक्ति को दफनाना भी जो है इसी समय प्रारंभ किया, इससे पहले व्यक्ति को दफनाना प्रारंभ नहीं किया गया। व्यक्ति को इसी समय दफनाना प्रारंभ किया गया, स्थायी निवास इसी समय प्रारंभ किया गया, इससे पहले स्थायी निवास नहीं था। तो इसी समय हमें देखने के लिए मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं, अगला है मध्य पाषाण के स्थल बागोर और आदमगढ़ से स्थायी निवास और पशुपालन की जानकारी प्राप्त होती है। हम बात करते हैं स्थायी निवास और पशुपालन की जो जानकारी है वो यहाँ से प्राप्त होती है। स्थायी निवास और किसकी जानकारी प्राप्त होती है? पशुपालन। कहाँ से प्राप्त होती है? बागोर और आदमगढ़। आदमगढ़ कहाँ पर है? एम। बागोर कहाँ पर है? राजस्थान। ये दोनों एक स्थल ऐसे हैं जहां से हमें स्थायी निवास की जानकारी प्राप्त होती है। काफी बार तो इन स्थलों के बारे में सीधा ही पूछ लिया जाता है कि जो बागोर स्थल है वो कहाँ पर स्थित है। एक बार इससे पहले कोली लेक्चर का एग्जाम हुआ था, 2022 में हुआ, तो उस कोली लेक्चर के एग्जाम में भी ये पूछा गया था कि जो बागोर स्थल है वे कौन सी नदी पर स्थित है। यहाँ तक प्रश्न पूछा गया, वे कोठारी नदी पर स्थित। अगली हम बात करते हैं नोट, मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल, मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल बागोर है। सबसे बड़ा स्थल बागोर है। सबसे बड़ा स्थल बागोर है। बागोर सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? बागोर। ये हमारा बागोर जो है सबसे बड़ा स्थल है। ऐसा प्रश्न पूछे गए हैं परीक्षाओं में सीधे ही कि भाई मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल जो है वो कौन सा है? बागोर। ये स्थल सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा स्थल है मध्य पाषाण काल। इसके बाद हम बात करते हैं, अब थोड़ा हम बागोर के बारे में ही जान लेते हैं। सबसे पहले बागोर,
हमारा स्थल है बागोर। बागोर ये एक टीला है, ये एक टीला है। इस टीले का नाम क्या है? बागोर। टीला किसे कहा जाता है? बिल्कुल, जमीन से उभरा हुआ या उठा हुआ भाग को टीला कहा जाता है। सही बात है। और हम इस टीले को हड़प्पा सभ्यता में भी पढ़ेंगे, ठीक? और हम इस टीले को ताम्र पाषाण काल में भी पढ़ेंगे, ठीक है। एक बात और है, हम जब बात करते हैं जो टीले जो होते हैं ना, टीले टीले जब टीले की जब बात की जाती है, आज से 4000, 5000, 6000, 7000 पहले कहीं पर जो बस्तियां थी, और दूसरी बात यह है कि बस्तियां कोई स्थायी नहीं होती है, कोई 1000 साल है, कोई 2000 साल तक चलती है, तो ऐसा हर चीज का एक दिन पतन होता है। जैसे हम बात करते हैं तक्षशिला की, हम बात करते हैं तो तक्षशिला एक बहुत पुराना नगर भी था, विश्वविद्यालय था, तो नष्ट हो गए। कभी किसी आक्रमणकारी ने उसे नष्ट कर दिया, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय को किया था, बख्तियार खिलजी ने किया था 1202-3 ईस्वी में। बख्तियार खिलजी ने किया था, जो किसका गुलाम था? मोहम्मद गोरी का गुलाम था। तो ये होता है कि चीज़ें बदलती है, तो हम इतिहास के स्टूडेंट हैं तो हमें ये पता है कोई भी चीज़ स्थायी नहीं होती, और हर चीज़ में एक परिवर्तन हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है ना। तो हम ही स्थायी नहीं है, हमसे पहले बहुत से लोग आए, वो चले गए, एक दिन हम भी चले जाएंगे। कभी बहुत सी जगह राजतंत्र था तो वहाँ पर लोकतंत्र हो गया, हमारे भारत में भी राजतंत्र व्यवस्थाएं थी, लोकतंत्र हो गया। तो ये व्यवस्थाएं बदलती रहती हैं, परिवर्तन होता रहता है। तो हम बात करते हैं आज से बहुत साल पहले, 6-7 हजार वर्ष पहले, तो कोई स्थल था, जगह थी बागोर, यहाँ पर एक बस्ती हुआ करती थी। लास्ट में फिर ये बस्ती उजड़ जाती है, नष्ट हो जाती है। तो धीरे धीरे जहाँ पर ये नगर था, जहाँ पर ये बस्ती थी, जब ये उजड़ती है तो कुछ ईंटों के, धूप में सुखाई गई ईंटों के या कच्ची ईंटों के जैसे तैसे मकान बनाए थे। फिर वो जब गिरते हैं तो धीरे धीरे थोड़ा ज़मीन से उनका जो स्तर है थोड़ा ऊंचा हो जाता है। फिर आंधियाँ चलती हैं, हवाएं चलती हैं, तो धीरे धीरे वो क्या ले लेता है? एक टीले का रूप धारण कर लेता है। ऐसे टीले बहुत ज़्यादा है। टीले तो हर जगह से मिलेगा आपको, जहाँ पर खुदाई की जाएगी, जहाँ पर बस्ती नष्ट हुई है, वहाँ पर 100% टीला मिलेगा आपको, ठीक है ना। वो समतल भूमि नहीं मिलेगी, ज़मीन से कुछ उठा हुआ हिस्सा होगा, क्योंकि जब बस्ती नष्ट होती है। तो हम गाँव में ही बातें करते हैं, छोटे कस्बों की भी हम बातें करते हैं, जहाँ पर कोई मकान गिर जाता है, मकान जब धीरे धीरे गिरने लगता है तो थोड़ा सा ऊंची जगह बन जाती है, तो सारा उसका सामान वहाँ पर गिरने, तो वैसा ही यहाँ पर होता है। तो ये जो टीला है बागोर है, ठीक है। हम बात करते हैं जो ये बागोर जो टीला है, ये राजस्थान में राजस्थान में भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है? कोठारी नदी पर स्थित है, ठीक है। क्लियर हो गया हमारा यहाँ पर। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी जो खुदाई से जो जुड़े हुए हैं, खुदाई 1967 से 70 ईस्वी में VN मिश्र ने अर्थात वीरेंद्र नाथ मिश्र ने इसकी खुदाई की है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, जब इसकी खुदाई की जाती है तो इसकी खुदाई से हमें 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 इसकी खुदाई से जो हमें प्राप्त होते हैं, हमें इसकी खुदाई से 3 स्तर प्राप्त होते हैं। कितने स्तर प्राप्त होते हैं? 3 स्तर प्राप्त होते हैं। क्या समझ रहे हैं आप 3 स्तर से भाई? हाँ बिल्कुल राइट, 3 बार बसा था और ये तीनों बार उजड़ गया था, ठीक है ना। 3 प्राप्त होती है। और जब हम बात करते हैं इसकी जो सबसे ये नीचे वाली है,
तो ये मानी जाती है 4480 BC की मानी जाती है। 4480 BC की ये नीचे का स्तर माना जाता है, बड़ा पुराना माना जाता है, ठीक है। इसके बाद धीरे धीरे ये और नए हैं ऊपर वाले, क्योंकि सबसे पुराना स्तर होता है पहली बस्ती होती है। तो इस तरीके से है। और हम बात करते हैं बागोर को महासतियों का टीला कहा जाता है। महासतियों का इसे टीला कहा जाता है। महासतियों का इसे क्या कहा जाता है? टीला कहा जाता है बागोर। बागोर को महासतियों का टीला कहा जाता है। अगला है मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल है। सबसे बड़ा स्थल है। और हम बात करते हैं इसके साथ साथ स्थायी निवास प्लस पशुपालन की जानकारी प्राप्त होती है। स्थायी निवास और पशुपालन की हमें क्या प्राप्त होती है? यहां से जानकारी प्राप्त होती है। स्थायी निवास और पशुपालन की जानकारी एक तो बागोर से प्राप्त होती है और एक किससे प्राप्त होती है? आदमगढ़ से प्राप्त होती है। आदमगढ़ स्थल बड़ा प्रसिद्ध है। वो भी काफी बार पूछा जाता है कि भाई आदमगढ़ जो स्थल है वो कौन से काल से जुड़ा हुआ, तो काफी बार ये पूछा जाता है। तो ये है हमारा बागोर स्थल है। इसके बाद हम बात करते हैं मध्य पाषाण काल के औजार। मध्य पाषाण काल के औजार। इस मध्य पाषाण काल के जो औजार हैं वो कैसे हैं? हम बात करते हैं छोटे पत्थर के औजार थे। छोटे छोटे पत्थर के क्या थे? औजार थे। ऐसे औजार थे, छोटे छोटे पत्थरों के औजार थे। और जब हम बात करते हैं इनका आकार कैसा था, इनका आकार हम बात करते हैं चंद्राकार, अर्ध चंद्राकार, त्रिभुजाकार। तो ये इनका मुख्यतः आकार था। ये मुख्यतः इनका क्या था? आकार। और जब हम बात करते हैं निम्न पूर्व पाषाण काल की, जब हम बात करते हैं तो निम्न पूर्व पाषाण काल के औजार कैसे थे? चापर। और मध्य पूर्व पाषाण काल के औजार कैसे थे? फलक संशोधन। और हम बात करते हैं उच्च पूर्व पाषाण काल के जो औजार थे वो कैसे थे? ब्लेड और स्क्रैपर। ये औजार जो हैं ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। आपसे ऐसा पूछ लिया जाए फलक संस्कृति कौन से काल से संबंधित है? मध्य पूर्व पाषाण काल से। तो यहां पर जो ये पाषाण जो काल है ना, ये बड़ा हार्ड भी है बड़ा, और अगर इसको खुद हम पढ़ते हैं तो बड़ा समझ में नहीं आता है।
लेकिन इसको फिर जब पढ़ा जाता है तो बड़ा सिंपल भी है, ज़्यादा चीज़ें स्थलें बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, बस जानकारी है, स्थलों के बारे में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं मध्य पाषाण काल के जो औजार हैं, चंद्राकार है, अर्धचंद्राकार है और त्रिभुजाकार है। तो ये औजार, अब इनका आकार है औजारों का। इसके बाद जब हम नवपाषाण काल पढ़ेंगे तो नवपाषाण काल में हम देखेंगे कि औजार और भी छोटे हो जाएंगे, और भी छोटे हो जाएंगे। भाई समय जैसे जैसे बीतता है तो वैसे वैसे चीज़ों में परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो जब हम पढ़ेंगे तो उस टाइम जो औजार हैं वो और भी छोटे रूप हमें देखने के लिए औजारों का मिलेगा। ठीक, तो ये मध्य पाषाण काल के औजार हैं। और हम बात कर रहे हैं, यहां पर हम बात करें मानव अस्थि पंजर, मानव कंकाल, मानव कंकाल मध्य पाषाण काल से प्राप्त होते हैं। किस काल से प्राप्त होते हैं? मध्य पाषाण काल से प्राप्त होते हैं। जो मानव के अस्थि पंजर हैं, मानव की जो हड्डियां हैं, मानव के जो कंकाल हैं, वो हमें प्राप्त होते हैं मध्य पाषाण काल से। अब जब मध्य पाषाण काल से प्राप्त होते हैं तो हम ये मान सकते हैं कि मानव को जो दफनाना जो प्रारंभ होता है वो मध्य पाषाण काल से प्रारंभ होता है। अगली बात है, हमें एक मानव की खोपड़ी प्राप्त होती है, एक हमें मानव की खोपड़ी प्राप्त होती है। कहां से प्राप्त होती है? हथनोरा नर्मदा से प्राप्त होती है। कब प्राप्त होती है? 1982 से। लेकिन हम खोपड़ी की बातें करते हैं, वहां पर हम ये बात नहीं करते कि कब्र प्राप्त हुई, केवल हम खोपड़ी की प्राप्त करते हैं। अब ये हमें कैसे पता चला है कि साहब दफनाना तो मध्य पाषाण काल में प्रारंभ हुआ है? अब हमारे दिमाग में ये भी आता है भाई खोपड़ी तो हमें, जो खोपड़ी प्राप्त होती है वो पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल की है वो तो। अब हम बात करते हैं, हमें ऐसे पता चलता है, ऐसी कब्रें प्राप्त होती हैं। ये कब्रें हैं, यहां पर सिर की हड्डियां हैं, यहां पर पैरों की हड्डियां हैं, पूरा इस तरीके से। और जो ये हड्डियां हैं इसी कब्र में सीधी लेटे हुए मानव शव की हड्डियां हैं। तो फिर हमें पता चल जाता है कि मानव को क्या किया गया? दफनाया गया है। अगर कोई एक आध हड्डी मिली है बिना दफनाए, जमीन पर पड़ी हुई मिली है ऐसे, तो फिर वो हड्डी जो है वो दफनाने वाली, वो ये है कि किसी व्यक्ति की यहाँ पर आया होगा या उसकी डेथ यहाँ पर हो गई होगी और बस यहीं पर, तो बहुत सा जमीनों पर डेथ हो जाती है, बहुत सा यूं हो जाते हैं, तो उस तरीके से वो हो गया। दफनाने की परंपरा जो हमें प्रारंभ होती है वो किससे होती है? हमें मध्य पाषाण काल से। हम बात करते हैं मानव को, मानव को मानव के शव को, मानव के शव को, शव को दफनाना प्रारंभ मध्य पाषाण काल में किया गया। किस समय किया जाता है? मध्य पाषाण काल में किया जाता है। इसके बाद ये हो गया हमारा, अलग चीजें हैं, यहां पर काफी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा अलग हैं। अगला है, अब हमारा एक प्रश्न था भाई, पशुपालन का हमारा प्रश्न आ रहा था। पशुपालन, 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 हमारा प्रश्न है पशुपालन। पशुपालन की जानकारी हमें इसी समय से प्रारंभ होती है, लेकिन हमारा जो प्रश्न है वो ये है कि भाई पशुपालन क्यों किया जाता था इस समय? भाई पशुपालन जो है वो इस समय क्यों किया जाता था? बिल्कुल, हम बात करते हैं R.S. शर्मा, राम शरण शर्मा के अनुसार, अनुसार पशुपालन, पशुपालन पालन
मांस प्राप्त करने के लिए किया जाता था। किसके लिए किया जाता था? पशुपालन और मांस प्राप्त करने के लिए किया जाता था। अभी जो मानव है उसको ये पता ही नहीं है कि भाई पशुओं को हम काम में भी ले सकते हैं, अभी पता नहीं है। क्या होता है, धीरे धीरे चीज़ों की जानकारी प्राप्त हो। अभी इनको पता ही नहीं है कि पशुओं को काम में भी ले सकते हैं कि हम नहीं ले सकते, अभी इनको कोई पता नहीं। अभी हम बात करते हैं केवल जो पशुपालन किया जा रहा है तो वो मांस प्राप्त करने के लिए किया जा रहा है, बाकी कोई मतलब नहीं। और ये मानते थे, और आज भी हम बात करते हैं, आज भी आदि मानव, काफ़ी जो आदिवासी जो लोग होते हैं ये मानते थे कि जो पशुओं का जो दूध होता है वो पशुओं के बच्चों के लिए पीने के लिए होता है। जो दूध जो होता है वो पशुओं के बच्चों के पीने के लिए होता है, अपने लिए नहीं होता। इनका मानना ये था, इनकी थिंकिंग थी। हम बात करते हैं मध्य पाषाण काल में मानव यह मानता था पशुओं का दूध पशुओं के बच्चों के पीने के लिए होता है, ये मानते थे। तो ये पशुओं का जो दूध होता है ना वो पशुओं के बच्चों के पीने के लिए होता है, ये मानते थे इस समय, ठीक, ये मानते थे, बाकी अपना लिए नहीं है। दूसरी बात ये है, बाद में पशुओं को खेती में भी काम लिया जाएगा, पशुओं को भाई खेती में भी काम लिया जाएगा, लेकिन अभी तो मानव खेती करना ही चालू नहीं किया है, अभी तो कुछ है ही नहीं। और जो ये पहिया जो बनता है, पहिया नवपाषाण काल में बनता है, तो अभी बैलगाड़ियां भी नहीं है। तो बस पशुओं को बस पाल रहा है, बस मांस के लिए पाल रहा है, दूध नहीं पीता है, दूध बच्चों को पिलाते हैं, क्या था, बच्चों के लिए, पशुओं के बच्चों को। तो ये होता है। और आज भी हम बात करते हैं, दूध निकालने से पहले पहले पशु के बच्चे को ही पिलाया जाता है। गाय वाय है आप लोगों को? नहीं है फिर? अच्छा, आपके पास भी है? यहाँ पर नहीं है तो उससे पीछे से गांव से आओ। कौन सा गांव है? बिहार से? कौन जगह? पटना से है? पटना में कौन जगह से? दरभंगा कितनी दूर पड़ जाता है? बिहार से यहाँ पे? बहुत अच्छा है बिहार का एरिया, बहुत अच्छा, बहुत हरा भरा है। लेकिन फैमिली यहीं रहती है? वहीं पर रहती है? पापा जी यहाँ पर जॉब करते हैं, क्या करते हैं? नहीं, बहुत अच्छा एरिया है, अच्छा एरिया है। जैसे बोलते हैं ऐसा नहीं है, काफ़ी चीज़ें सुधार हो चुकी हैं, काफ़ी चीज़ें, बहुत अच्छा है। क्योंकि मैं इधर बिहार जाते रहते हैं, मैं, अच्छा एरिया। और वहाँ की हरियाली बहुत अच्छी है, आपकी तरफ पेड़ पौधे बहुत अच्छे हैं, हरियाली। हमारे राजस्थान में हरियाली नहीं है, बस थोड़ी सरकारों की प्रॉब्लम है, वरना आपकी तरफ की ज़मीन हरियालियाँ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। बस वो सरकारें काम कम करती हैं। तो कभी नालंदा विश्वविद्यालय कभी देखा है? पटना के पास ही है नालंदा तो। अच्छा, फिर अब जाना ही नहीं हुआ दीपावली? छठ पर? छठ पर जाओगे ना? छठ का ज़्यादा मनाता है ना आपका दीप? हाँ, दीपावली से 6 दिन बाद छठ आती है, बहुत ज़्यादा मनती है आपका, ज़्यादा मनती है। मध्य पाषाण काल में मानव ये मानता था कि पशुओं का दूध पशुओं के बच्चों के पीने के लिए होता है, ठीक है। तो इसका भी जो ये मत देते हैं, आर एस शर्मा देते हैं, आर एस शर्मा देते हैं, राम शरण शर्मा ये मत देते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं
एक हमारा स्थल है लहुरा देव। लहुरा देव ये मध्य पाषाण काल का स्थल है, लहुरा देव। हम जब लहुरा देव की बात करते हैं, ये जो लहुरा जो देव है ये संत कबीर नगर, संत कबीर नगर यूपी में स्थित है। संत कबीर नगर यूपी में स्थित है। कौन? लहुरा देव। ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं, यह स्थल 8000 से 9000 ईसा पूर्व का है। ये जो स्थल है ये काफी पुराना है। ये 8000 से 9000 ईसा पूर्व का है, जो लहुरा देव है। 8 से 9000 ईसा पूर्व का। इस स्थल से कृषि की जानकारी प्राप्त होती है। किसकी जानकारी प्राप्त होती है? कृषि की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। अगली हम बात करते हैं नवपाषाण काल का स्थल मेहरगढ़, जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है 7000 ईसा पूर्व का है। मेहरगढ़ से कृषि की जानकारी प्राप्त होती है। किसकी जानकारी प्राप्त होती है? कृषि की जानकारी प्राप्त। और कितना पुराना है मेहरगढ़? 7000 ईसा। पहले तो केवल हम ये मानते थे कि प्राचीनतम जो कृषि की जानकारी जो प्राप्त होती है वो मेहरगढ़ से होती है। पहले हम ये मानते थे प्राचीनतम जो कृषि की जो जानकारी प्राप्त होती है वो मेहरगढ़ से होती है। पहले हम ये मानते थे। लेकिन धीरे धीरे जब समय बदलता है, फिर बात यहां पर आ जाती है, मेहरगढ़ तो केवल 7000 ईसा पूर्व का है, ईसा मसीह से 7000 वर्ष पहले का है। और जो लहुरा देव है वो ईसा मसीह से 8 से 9000 ईसा पूर्व का है। तो इस आधार पर जब हम बात करते हैं तो सबसे प्राचीनतम जो कृषि की जानकारी जो अब प्राप्त होगी वो अब मेहरगढ़ के स्थान पर हम क्या मानेंगे? लहुरा देव मानेंगे। अब यहां पर आ गया, हम बात करते हैं सबसे पुरानी, क्योंकि ये सबसे पहले का, इससे पहले का है। तो अब पुराना कौन सा हो गया? लहुरा देव। हम बात करते हैं नोट। पहले यह माना जाता था पहले ये माना जाता था प्राचीनतम कृषि की जानकारी मेहरगढ़ से प्राप्त होती है। लेकिन
अब यह माना जाता है जाता है जाता है मेहरगढ़ के स्थान पर मेहरगढ़ के स्थान पर प्राचीनतम खेती कृषि की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? लहुरा देव से प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है? लहुरा देव से प्राप्त होती है भाई, क्योंकि लहुरा देव पुराना है। क्योंकि जो मेहरगढ़ है ये कितना पुराना है? ये 7000 ईसा पूर्व का माना जाता है, 7000 BC माना जाता है। और लहुरा देव जो है ये 8000 BC माना जाता है, 8 से 9000 BC। तो हम बात करते हैं तो सबसे पुराना कौन हो गया? लहुरा देव हो गया। ठीक, अगला है मध्य पाषाण काल के औजारों की खोज। मध्य पाषाण काल के औजारों की खोज 1867 में CL कार्लाइल ने की थी। CL कार्लाइल ने की थी। 1867 ईस्वी में किसने की थी? CL कार्लाइल ने। जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले पत्थर के औजारों की जो खोज की थी 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने की, लेकिन वो पूर्व पाषाण काल के थे। ठीक है ना? जो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? मद्रास से प्राप्त होते हैं, मद्रास के पल्लवरम से प्राप्त होते हैं। लेकिन जब मध्य पाषाण काल के जो ये त्रिभुजाकार हैं, चंद्रकार हैं, अर्धचंद्रकार जो पत्थर के औजार हैं, इनकी जो खोज की है जो मध्य पाषाण काल के हैं, CL कार्लाइल ने की है। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं मध्य पाषाण काल के स्थल गुजरात से ही प्राप्त होते हैं जिनकी खोज HD सांकल यानी कि सांकल हसमुख देशमुख सांकल यानी कि सांकल यानी। और हम बात करते हैं गुजरात से एक लंघनाज स्थल से 14 मानव कंकाल प्राप्त होते हैं। हम बात करते हैं जो ये लंघनाज जो स्थल है ये कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। यहाँ से 14 मानव के कंकाल प्राप्त होते हैं। तो गुजरात से भी हमें स्थल प्राप्त होते हैं मध्य पाषाण काल के। अगला है हम बात करते हैं यूपी के प्रतापगढ़ जिले से
जिले से मध्य पाषाण काल के स्थल प्राप्त होते हैं। स्थल प्राप्त कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं हम बात करते हैं। हम बात करते हैं, एक है स्थल सराय नाहर राय, एक है मेहदा है, एक है दमा। कहाँ पर है ये? यूपी। और यूपी के कौन सी जगह हैं? प्रतापगढ़। यूपी के प्रतापगढ़ में तीनों स्थल। और हम बात करते हैं इस स्थल से क्या प्राप्त होता है? आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है। इस स्थल से किसकी जानकारी प्राप्त होती है? आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है। तो यहां से कुछ हमें ऐसी सराय नाहर राय की जब हम बात करते हैं तो सराय नाहर राय से हमें कुछ ऐसी हड्डियां प्राप्त होती हैं। सराय नाहर राय से हमें कुछ ऐसी हड्डियां प्राप्त होती हैं जो काफ़ी मानव कंकाल प्राप्त होते हैं, जिनसे हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि किसी ने विदेशी आक्रमण उस समय किया होगा और उसके बाद मानव कंकालों को यहीं पर छोड़ दिया होगा। तो मानवीय आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो ये जो है सराय नाहर राय है, बड़ा महत्वपूर्ण है। हम बात करते हैं केसी ओझा ने खुदाई की मानवीय आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है। एक कब्र में 4 व्यक्तियों को दफनाने की जानकारी प्राप्त होती है। 8 गर्त आवास प्राप्त होते हैं। 8 क्या प्राप्त होते हैं? गर्त आवास। ये गर्त आवास क्या होते हैं? ये गर्त जो आवास होते हैं ये क्या होते हैं? कभी आपने पढ़े थे कि गर्त आवास? कभी मैंने पढ़ाए होंगे शायद, आपको कभी थोड़ा बहुत समझाया होगा। गर्त आवास क्या होता है? भूमि के बिल्कुल 8 जो हैं गर्त चूल्हे हैं। इसको मैं रेड लाइन से लिख, 8 चूल्हे प्राप्त होते हैं। लेकिन इनका जो रूप है वो कैसा है? गर्त वाला है। ठीक है। और हम बात करते हैं, एक स्थल है हमारा मेहदा। ये मेहदा भी कहां पर स्थित है? प्रतापगढ़ में। ठीक है। मेहदा की हम बात करते हैं। मेहदा यहां से बूचड़ खाना प्राप्त होता है।
35 चूल्हे प्राप्त होते हैं। यहां से कितने चूल्हे प्राप्त होते हैं? 35 चूल्हे प्राप्त होते हैं। इन चूल्हों से क्या जानकारी प्राप्त होती है आपको? बिल्कुल, जब ज्यादा चूल्हे प्राप्त होंगे तो संयुक्त परिवार भी रहेंगे। बिल्कुल राइट बात है, बिल्कुल। और हमें बात पता चलता है, जब इतने खाना जो है, खाना बनाना चालू कर दिया है, चूल्हे पर खाना बनता है, ठीक है। और इसी महदा से हमें पुरुष और स्त्री की युग्मित समाधि प्राप्त होती है। युग्मित अर्थात युग में इनकी कब्र प्राप्त होती है। युग्मित कैसे? एक कब्र है, इस कब्र के अंदर पुरुष को और स्त्री को एक साथ दफना रखा है। एक है दमदमा यहां से 41 मानव कंकाल प्राप्त होते हैं। एक कब्र में 3 समाधान प्राप्त होते हैं। एक कब्र में 3 समाधान भी प्राप्त होते हैं, अर्थात एक कब्र है, उस कब्र में 3 समाधान प्राप्त होते हैं। तो ये जानकारी भी बड़ी महत्वपूर्ण है। और 4 हमें कहां से प्राप्त होते हैं? 4 भी हमें प्राप्त होते हैं। 4 हमें कहां से प्राप्त होते हैं? बिल्कुल, 4 भी हमें प्राप्त होते हैं। और 4 जो हमें प्राप्त होते हैं सराय नाहराय से प्राप्त होते हैं। बिल्कुल सही बात है। क्या? बूचड़ खाना, जहां पर पशुओं को मारा जाता है, काटा जाता है, बूचड़ खाना, समझ गए? तो ये हमें यहां से प्राप्त होते हैं। अगला है भीमबेटका की गुफाओं से चित्र प्राप्त होते हैं। यह चित्र और गुफाएं सर्वाधिक मध्य पाषाण काल से संबंधित। यूं तो जब मैंने इन गुफाओं की हम बात करते हैं, भीमबेटका की गुफाओं की बात करते हैं, ये उच्च पूर्व पाषाण और ये मध्य पाषाण और ये नवपाषाण काल से संबंधित। लेकिन इनमें सर्वाधिक की जब हम बात करते हैं तो सर्वाधिक कौन से समय से संबंधित है? ये मध्य पाषाण काल से सर्वाधिक संबंधित है, जो मध्य पाषाण काल से। सबसे ज्यादा इनकी जो निकटता मानी जाती है मध्य पाषाण काल से। और भीमबेटका की जो गुफाएं हैं ये मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में स्थित है। रायसेन जिले में स्थित है। और वाकनकर, वीएस वाकनकर की जब हम बात करते हैं तो उसने इनकी खोज की थी, खोज की थी इनकी। और इन पर जो चित्र बने हुए हैं सबसे ज़्यादा ऐसे जीव जंतुओं के बने हुए हैं जिन जीव जंतुओं को उस समय जो मानव था वो खाता था। तो ऐसे जीव जंतुओं के सबसे ज़्यादा चित्र यहाँ पर से हमें प्राप्त होते हैं और सबसे ज़्यादा बने। ठीक है, तो ये है हमारा मध्य पाषाण काल। ठीक है, मध्य पाषाण काल है।
और आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी हमारा ये बड़ा महत्वपूर्ण है। कहाँ से क्या क्या चीज़ें प्राप्त होती है। और मध्य पाषाण काल का हम बात करते हैं, जैसे हम क्लासें जो हैं अभी स्टूडेंट्स नहीं है तो उस तरीके से बहुत धीरे धीरे चल रही हैं अभी क्लासें, धीरे धीरे चीज़ें आएगी, चीज़ें बट जैसे स्टूडेंट्स आएंगे तो उस हिसाब से तो आपके लिए तो इतना बेनिफिट है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि आपका टॉपिक पूरी तरीके से बड़ी गहराई से चल रहे हैं, बहुत अच्छा चल रहे हैं। बाकी जैसे जैसे स्टूडेंट आएंगे तो हम अब टाइम भी उसी हिसाब से फिर 8 से 10 बजे जैसे हमारी क्लासें पहले चलती थी तो वैसे हमारी क्लासें चलती। अभी थोड़ा हम टाइम कम ले रहे हैं क्योंकि स्टूडेंट जो हैं, जो नया बैच अभी स्टूडेंट और ज़्यादा बढ़ेंगे तो उस हिसाब से चलेंगे। ये है। तो आपकी परीक्षा की दृष्टि से, नेट की दृष्टि से जैसे प्रश्न बनते हैं तो बड़ा महत्वपूर्ण तरीके से, तो इससे बाहर आपके प्रश्न नेट में बिल्कुल नहीं बनते। था हमारा मध्य पाषाण काल। कल जो हमारा होगा वो हमारा नव पाषाण काल हमारा कल प्रारंभ होगा। और हम बात करते हैं तो उसके बाद फिर हम हड़प्पा सभ्यता को हम ले लेंगे, ठीक है। तो आप एक बार घर जाकर आप इन्हें पढ़ें एक बार, फिर आपका बाद में इन सब चीज़ों का आपका क्या लिया जाएगा, टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। टेस्ट हमारे जैसे पहले चल रहे थे वैसे ही क्रमबद्ध तरीके से इस बार भी हमारे जो टेस्ट हैं वो हमारे चलेंगे। एक बार पीछे से आप अपडेट होकर चलो, पढ़कर चलो, ठीक है। पूरी प्लानिंग, पूरी तैयारी करो कि इस बार अपना जीआरएफ हो जाए पूरा, इस तरीके से तैयारी करके चलो, ठीक है। ठीक है, धन्यवाद।